सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन होंगे? तो आंसर होगा रामचरण। तो एक्टर रामचरण, जो साउथ सिनेमा के एक्टर हैं रामचरण, और मेलबर्न भारतीय फिल्म फेस्टिवल 2024 में सम्मानित अतिथि होंगे ये, और वहां उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय कला एवं संस्कृति के राजदूत का पुरस्कार भी मिलेगा। और इस तरह से वे ये सम्मान पाने वाले इंडियन सिनेमा के पहले एक्टर बन गए हैं। तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा। और इनकी लेटेस्ट मूवी आपको याद होगी, इनकी एक मूवी आई थी RRR, जिसका एक गाना आपको जरूर याद होगा, नाटू नाटू। उसने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर जीता था, याद है आपको? बाकी ऑप्शन में देखो, अमिताभ बच्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जीता। विनोद गणात्रा की बात करें तो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला फिल्मों में इनके योगदान के लिए। तो ये क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना रामचरण का नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले मणिपुर से पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा एन कोटेश्वर सिंह। तो एक्चुअली में अभी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं कौन, DY चंद्रचूड़, अभी उन्होंने 2 व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ दिलाई है। एक है एन कोटेश्वर सिंह, वे मणिपुर से हैं, और आप कह सकते हो मणिपुर से वो पहले हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं। और अभी इससे पहले वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस भी रहे थे। और इनके अलावा एक और हैं R महादेवन, वे अभी तक मद्रास हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए हैं। और इन दोनों के सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या 34 हो चुकी है चीफ जस्टिस के सहित, जो कि इसकी फुल कैपेसिटी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हो सकते हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस? 34 हो सकते। अच्छा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताता हूँ, जो स्टैटिक भी हैं और करंट अफेयर्स भी हैं, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो आर्टिकल 124 से लेके 147 तक इसके बारे में बताया गया है भाग 5 में। और आपको बता दूं 1935 एक्ट के द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है, और उसके बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य शुरू किया था। स्थापना के समय इसमें एक चीफ जस्टिस और 7 जजेस थे। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करोगे तो हीरालाल जे कानिया है, और अभी तक कोई महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रही है, ये भी ध्यान में रखना पॉइंट। और हमारा सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 129। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहते हैं। और जबकि उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होता है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है, ये भी ध्यान में रखना। और सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है, ये आर्टिकल 137 कहता है। ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, वो भी मैं आपको 2-4 बता रहा हूँ, साथ में ध्यान में रखना। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन शपथ दिलाते हैं? प्रेसिडेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऐसे एकमात्र व्यक्ति जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे, तो आंसर होगा मोहम्मद हिदायतुल्ला। और सुप्रीम कोर्ट से कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने ई प्रवेश पास के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था, सुस्वागतम पोर्टल उसका नाम है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था, जो अदालत के फैसलों को 4 भाषाओं में अनुवादित करेगा, हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल में। इसने फास्टर पोर्टल भी लॉन्च किया था और एक सुपेस पोर्टल भी लॉन्च किया था। और वैसे इनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस की? तो 65 ईयर होती है, ध्यान में रखना। तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 जुलाई को। हर साल 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य चंद्रमा की खोज और इसके महत्व को जानना। थीम है छाया को रोशन करना। अच्छा, 20 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं हम ये अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस, इंटरनेशनल मून डे? तो 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था, इसीलिए। और वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने चांद पर पहली बार कदम रखा था? तो आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो याद रखना 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे।
चलो जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट डेज अभी तक जो हमने मनाए मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। देखो 1 जुलाई को 3 दिवस मनाए थे, इंटरनेशनल डॉक्टर डे, जीएसटी डे, नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, खेल पत्रकार दिवस और वर्ल्ड यूएफओ डे भी था। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 12 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस और वर्ल्ड पेपर बैग डे भी है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया था। और अभी 20 जुलाई को आपने इंटरनेशनल चेस डे भी मनाया था। तो ये जुलाई के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा कोलकाता। तो भूस्खलन यानी कि लैंड स्लाइडिंग के खतरों को कम करने और उनसे प्रभावित लोगों को प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कोलकाता में स्थित राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र की स्थापना की है। इसी के साथ भू संकेत वेब पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल ऐप भी शुरू किया गया है। और इन सबको किसने लॉन्च किया, किसने उद्घाटन किया? तो हमारे कोयला व जो खनन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने। वैसे सरकार की योजना है सभी भूस्खलन संभावित राज्यों में भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र को स्थापित करना है। कब तक? 2030 तक का लक्ष्य रखा। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की अगर हम बात करें तो रेलवे के लिए कोयला युक्त क्षेत्रों को खोजने के लिए 1851 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कोलकाता में है और डायरेक्टर जनरल जनार्दन प्रसाद है। आपको याद ही होगा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता मेट्रो है, जो किस नदी के नीचे चलेगी? हुगली नदी। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अभी कहाँ पे स्थापित किया गया? सुब्रमण्यम जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, अभी मॉरिशस की यात्रा पर गए थे तो वहीं पे उन्होंने स्थापित किया। और बताओ, केंद्र सरकार ने बाढ़ की स्थिति पर रियल टाइम वास्तविक जानकारी देने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, मोबाइल एप्लीकेशन, उसका नाम है फ्लड वॉच एप्लीकेशन। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में 10वें अफ्रीकी देश के रूप में कौन शामिल हुआ? तो आंसर होगा आइवरी कोस्ट। तो अभी आइवरी कोस्ट ये संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल हो गया है और वो ऐसा करने वाला 10वां अफ्रीकी देश बन गया है। और इसमें शामिल होने वाला टोटल 53वां देश है वो। आइवरी कोस्ट ये बढ़ते जल संकट और सहकारी जल प्रबंधन को बढ़ाने के लिए इस कन्वेंशन में शामिल हुआ है। देखो, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन की अगर बात करें तो इसे ट्रांस बाउंड्री जल मार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, जिसे 1992 में हेलसिंकी में अपनाया गया था, जो 1996 में लागू हुआ। अच्छा, जिस प्रकार से अभी हमने कहा ना कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में 10वां अफ्रीकी देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? आइवरी कोस्ट। तो इसमें शामिल होने वाले पहले अफ्रीकी देश चाड और सेनेगल थे। 2018 में इसके सदस्य बने थे। वैसे आइवरी कोस्ट की बात करें तो इसकी कैपिटल यामूसोक्रे होती है। करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अच्छा, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ जिसमें जो नए सदस्य देश बने हैं उनके बारे में। जैसे कि G20 की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि इस बार इनको होस्ट कौन कर रहा है, इनको मेजबान कौन कर रहा है। मैं यहाँ पे कौन से मेंबर इनमें शामिल हुए हैं लेटेस्ट, वो मैं आपको बताऊंगा इस लिस्ट में। तो G20 लास्ट टाइम जब भारत ने इसको होस्ट किया था तब इसमें अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ था, जिसका मुख्यालय आपको एडिस अबाबा इथोपिया में मिलेगा। आप कमेंट करके बताएंगे इस बार G20 को होस्ट कौन कर रहा है। उसी तरह से ब्रिक्स में अगर हम बात करें, 5 नए देश शामिल हुए हैं 1 जनवरी 2024 को। कौन कौन से? ईरान, सऊदी अरब, UAE, इथोपिया और इजिप्ट। और कौन सा देश शामिल नहीं हुआ? तो आंसर होगा अर्जेंटीना। वहीं आसियान की बात करेंगे तो इसमें 11वां सदस्य देश बना है तिमोर लेस्टे या ईस्ट तिमोर आप कह दो। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अभी 2024 में ही हमने पढ़ा 10वां सदस्य देश बेलारूस बन गया। पिछले साल इसका 9वां सदस्य देश ईरान बना था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 190 सदस्य देश है और 190वां एंडोरा है। वर्ल्ड बैंक में 189 है और 189 नंबर का नाउरू है। और यूनाइटेड नेशन में 193 सदस्य देश है और 193 नंबर का साउथ सूडान है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। बाकी देखो, एक प्रश्न ये भी बनता है
कि मेनिंजाइटिस टीका पेश करने वाला या उसे यूज करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये एक अफ्रीकी देश है, इसका नाम नाइजीरिया, याद रखना। वैक्सीन का नाम है MEN5CV। वैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेनिंजाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य 2030 है, तो ये पॉइंट भी आप जोड़ लेना। अगला प्रश्न हम देखते फिर पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पर असम को रखा है। देखो, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था 2020 में, जब कोविड आया था। तो रेहड़ी पटरी वालों को कारोबार के लिए मतलब उस समय बड़ी दिक्कतें आ रही थी उनको, क्योंकि लॉकडाउन लग जाता था, तो उनके कारोबार में जो नुकसान हुआ था तो उनको लोन उपलब्ध कराने के लिए इसमें 50,000 रुपये तक का ऋण दिया गया था। तो ये था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। अच्छा, राज्यों में तो आपने कहा मध्य प्रदेश टॉप पे रहा, लेकिन शहरों में अगर हम बात करते हैं 10 लाख से ज़्यादा आबादी में, तो दिल्ली टॉप पर है, फिर बेंगलुरु और फिर अहमदाबाद टॉप पर है। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में भारत ने मोटो जीपी के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा शिखर धवन को। तो भारतीय क्रिकेटर है शिखर धवन और इनको भारत में मोटो जीपी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप जानते हो 2025 में मोटो जीपी भारत का आयोजन ये उत्तर प्रदेश करेगा, नोएडा में। और मोटो जीपी भारत का स्पॉन्सर बना था इंडियन ऑयल, जो इसका पहला एडिशन हुआ था 2023 में। कहाँ पे हुआ था? ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में हुआ था और उसको इटली के एक रेसर है मार्को बेचेजी, उन्होंने जीता था। वैसे ब्रांड एम्बेसडर वाला प्रश्न है, चलो कुछ और इसी तरह के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। MS धोनी से स्टार्ट करते हैं। ये स्वराज ट्रैक्टर के बने थे, जियो मार्ट के बने, लेस के बने, SBI के बने थे, सिट्रियन इंडिया एक कार कंपनी है सिट्रियन, उसके बने थे। फिर हमने देखा चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन बनाया था सचिन तेंदुलकर और राजकुमार राव को। और महाराष्ट्र सरकार ने सचिन को मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर बनाया था। उसके अलावा सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर ये सचिन को ही बनाया। इन्फोसिस ने 2 टेनिस खिलाड़ियों को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं और ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड की हैं। BPCL ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था राहुल द्रविड़ को। और BPCL का एक स्पीड पेट्रोल नाम से ब्रांड आता है, उसके लिए नीरज चोपड़ा को बनाया था, ये भी ध्यान में रखना। और पिछले साल जो वर्ल्ड कप 2023 हुआ था, भारत में हुआ था, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, भारत उपविजेता था, लेकिन उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बनाए गए थे। बाकी सौरव गांगुली अभी पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने, उससे पहले त्रिपुरा पर्यटन के बने थे, ड्रीम सेट गो बंधन बैंक के भी हैं ये। स्मृति मंदाना गल्फ ऑयल इंडिया गुवी की बनी थी, रवि शास्त्री फैन कोड के बने। और लुब्रिकेंट ब्रांड है मोबिल, उसके ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बनाए गए। जबकि प्यूमा इंडिया के मोहम्मद शमी बने। एडिटेक स्टार्टअप है हेनरी हार्विन एजुकेशन, उसके चेतन भगत बने। बिस्लेरी की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पाडुकोन बनी, जो कि हुंडई मोटर की भी बनी थी। बोट के रणवीर सिंह बने थे। पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने। एवररेडी सेल आते हैं, उसके बने थे नीरज चोपड़ा। स्पेस इंडिया की संजना सांगी बनी थी। यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर को बनाया था। मुथूट ग्रुप ने शाहरुख खान को बनाया। भारत सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था PV सिंधु को, जो हमारी बैडमिंटन प्लेयर हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी ने किसे अपना ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बनाया? थियो जेम्स को, ये ब्रिटिश एक्टर है। अभी प्यूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को बनाया था। तो ये सारे के सारे ब्रांड एम्बेसडर्स हमने करंट अफेयर्स में पढ़े, मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अच्छा, PV सिंधु से यहाँ पे 2-3 नाम मैं आपको और बता रहा हूँ, इसी साल की बात है। एक वेलनेस ब्रांड है हूप, इसकी ये इन्वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर बनी। और बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की भी ये इन्वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, इसी साल की बात है। वैसे अभी पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में ओपनिंग सेरेमनी में इनको फ्लैग बियरर ध्वजवाहक भी बनाया गया है शरद कमल के साथ, जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर है। तो ध्यान रखना इतने पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे, अभी किसने मार्स पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? तो आंसर होगा नासा ने। तो अभी अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, इसने मार्स पर सल्फर मिलने की घोषणा की है। और ये खोज नासा के मार्स क्यूरोसिटी रोवर ने की है। तो ये जो रोवर है क्यूरोसिटी, ये मार्स पर भेजी गई चलती फिरती लेबोरेटरी है।
इस क्यूरोसिटी रोवर को 26 नवंबर 2011 को लॉन्च किया गया था और ये पहली बार है जब मार्स पर सल्फर अपने शुद्ध रूप में मिला है। ये सल्फर क्रिस्टल मार्स के गैडेज वॉलेस चैनल की चट्टानों में पाया गया है। अच्छा, सल्फर से सल्फेट कब बनता है? जब सल्फर पानी में दूसरे मिनरल्स के साथ मिलकर के वाष्पित यानी कि वेपराइज हो जाता है। तो सिंपल सा एक लाइन में याद रखेंगे, अभी नासा ने मार्स पर सल्फर मिलने की घोषणा की है और उसके लिए कौन सा रोवर है? क्यूरोसिटी। अच्छा, मार्स मतलब मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको और रिवाइज कराता हूँ जो आपने करंट अफेयर्स में पढ़े थे। जैसे कि अभी नासा ने ही मंगल ग्रह के लिए, मार्स के लिए चेपिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। आपको पता है नासा का जो लक्ष्य है 2030 तक मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है। तो उसी से संबंधित ये प्रोजेक्ट था, मैंने आपको डिटेल में समझा चुका हूँ पहले भी। और मार्स के 2 उपग्रहों के नाम ज़रूर याद रखना, एक है फोबोस और एक डिमोस है। और मंगल ग्रह और बृहस्पति यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में ही एस्टेरॉयड बेल्ट होती है। अभी मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी खोजा गया था, नॉक्टिस उसका नाम है। मंगल ग्रह पर 3 गड्ढों के नाम भारतीयों के नाम पर रखे गए हैं। एक का नाम देवेंद्र लाल के नाम पर है और एक उत्तर प्रदेश का मुरसान शहर है उसके नाम पर है और एक बिहार का हिल्सा शहर के नाम पर है। और नासा ने मार्स पर एक हेलीकॉप्टर उड़ाया था, उसका नाम इंजेन्यूटी है। और नासा ने ही पहली बार मंगल ग्रह पर एटोको पॉइंट चट्टान की खोज भी की है। और नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना होती 1958 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और इसके जो हेड हैं वो हैं बिल नेल्सन। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी योगी गवर्नमेंट यूपी ऑन द मूव नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा डॉक्टर शीलवंत सिंह ने। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा था। 5 सालों में बनाना है, 2022 से लेकर 2027 तक का ये उन्होंने लक्ष्य रखा था। तो उसी के ऊपर ये बुक लिखी गई है। किसने लिखा है? डॉक्टर शीलवंत सिंह ने। और बुक का नाम है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी योगी गवर्नमेंट यूपी ऑन द मूव। कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स ये 2024 की ही मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे कि मनोरम मिश्रा, इन्होंने बुक लिखी है संस्कृति के आयाम। मनोज मुकुंद नरवणे जो हमारे पूर्व आर्मी चीफ है, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई है जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। जया जेटली ने इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग फ्रॉम इंडिया नाम से बुक लिखी। चारू निवेदिता कन्वर्सेशन विद औरंगजेब लिखी। डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये हमारे पूर्व हेल्थ मिनिस्टर हैं, अभी तो जेपी नड्डा है, तो इन्होंने लिखी थी फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नाम से बुक। अरूप कुमार दत्ता असम ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन नाम से बुक लिखी। संजीव जोशी एक समंदर मेरे अंदर लिखी। गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के पूर्व प्रेसिडेंट रहे। गोटबाया राजपक्षे इन्होंने लिखी है द कॉन्स्पिरेसी नाम से बुक। लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी स्वेलोइंग द संग नाम से बुक लिखी। और PS श्रीधरन पिल्ले जो कि गोवा के गवर्नर हैं, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नाम से इन्होंने बुक लिखी थी। तो 10 इंपॉर्टेंट बुक्स ये 2024 की मैंने आपको रिवाइज कराई, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में फिक्की ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 7%। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और अभी इसी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 7% रहने का अनुमान लगाया है। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 7% रहने का अनुमान लगाया था। RBI ने 7.2% कहा था, वर्ल्ड बैंक ने 6.6% कहा था। फिक्की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, स्थापना होती है 1927 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है और प्रेसिडेंट है अनीश शाह। तो ये भी स्टैटिक ध्यान में रखना। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ में एक बार स्टडी ग्रुप में एक बार अपने वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं।
तो यहाँ पे हम 20 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, गेवरा कोयला खदान कहाँ पर स्थित है जिसे worldatlas.com के द्वारा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान का दर्जा दिया गया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। फिर पूछा, अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के द्वारा किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक को हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। फिर पूछा, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया 20 जुलाई को। फिर पूछा, दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। ICAR ने किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया? कृषि और पशुपालन। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नाम की बुक को किसने लिखा? डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम। फिर पूछा, अभी जुलाई 2024 में PM मोदी ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी? महाराष्ट्र। फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम कौन से स्थान पर है? 124वें स्थान पर टॉप पे अर्जेंटीना। और अमेरिका में भारत के नए राजदूत बन गए विनय मोहन क्वात्रा। और आखिरी प्रश्न पूछा, विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 ये बुक है, इसको लॉन्च किया गया, इसका संबंध किससे है? द्रौपदी मुर्मू। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। अच्छा, कल की वीडियो में होमवर्क क्वेश्चन नहीं लग पाया था, कोई बात नहीं। बीच बीच में वीडियो में भी मैं आपसे कई तरह के प्रश्न पूछता हूँ, तो आप में से जो स्टूडेंट रेगुलर आंसर करते हैं तो आप उन प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दिया करें। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ और ज़्यादातर वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जो ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका होता हूँ। तो अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।